हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट फॉर्मूला और पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज, जिसमें हम हर एक चैप्टर को 15 से 20 मिनट में कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर उसका कंसेप्ट समझते हैं, फिर लगभग 20 से 30 पीवाईक्यूज करते हैं उस चैप्टर के ऊपर। तो इससे पहले हमने लगभग 12 के सारे चैप्टर्स कर दिए हैं। मॉडर्न फिजिक्स को 15 मिनट में किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 15 मिनट में, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लॉजिक गेट सबको हमने कर दिया है। तो आप जाके वो लेक्चर्स देख लेना, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो उसकी भी लिंक टेलीग्राम में दी हुई है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। यार ये एक लेक्चर बनाने के लिए है ना लगभग 16 से 17 घंटों का टाइम लगता है, मतलब 1 मिनट का लेक्चर बनाने के लिए 1 घंटा लगता है। तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज आपके उस लाइक से, कमेंट से, शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। उसके अलावा आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, नीट, जेई, सीयूटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, फिजिक्स में रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट सीरीज है ये पूरे यूट्यूब पे। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चन लिए गए ना। अभी जैसे सेमीकंडक्टर चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इसमें लगभग 25 से 30 पीवाईक्यू लिए गए हैं, जो जेई के भी है, जेई मेंस जो 2025 अभी हुआ है उसके भी है, नीट के भी और लास्ट 5 सालों की है। तो सारे रिलेवेंट सवाल मिलते हैं। तो इसको कर लिया तो मोर देन इनफ है आपके रिवीजन के लिए। तो आप हो सकता है तो इसको ध्यान से सुनिए और बस ध्यान दीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में नीट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए, नीट 2024 में 4 आए हैं, 23 में 3, 22 में 3, 21 में 3 और 20 में 3। कहां से आते हैं? एक क्वेश्चन तो लॉजिक गेट से फिक्स आता है, तो लिंक नीचे दी हुई है, लॉजिक गेट को जाके देख लो। 10 मिनट में मैंने पूरा लॉजिक गेट कराया है, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा विद पीवाईक्यू, है ना। तो आपने उतना भी कर लिया तो आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटने वाले लॉजिक गेट में। उसके अलावा फोटोसेल, जीनर डायोड, रेक्टिफायर, बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जीनर डायोड, पीएन जंक्शन, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो अपन इस लेक्चर में कवर कर देंगे। मैं क्या बता रहा हूं, इसमें इतने पीवाईक्यू कराऊंगा ना, आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इतना करके भी अगर आप पेपर में बैठोगे तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक कर दो स्टार्ट होने से पहले, यही मेरा मोटिवेशन है। और शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत छोटा चैनल है, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं। तो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे उतना ज्यादा मैं चाहता हूं ये ज्यादा लोगों तक जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मल बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। देखो, मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या क्या अंतर होता है। जो ये रो होता है, रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होती है। तो मेटल की रेजिस्टिविटी लो होती है, इंसुलेटर की हाई होती है, और जो सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच की चीज है तो इसकी मॉडरेट होगी। सिग्मा क्या है? सिग्मा होती है कंडक्टिविटी, जो कि रो का जस्ट उल्टा होता है। मतलब सिग्मा मेटल की हाई होती है और इंसुलेटर और इसकी सेमीकंडक्टर, इन दोनों की क्या होती है? इंसुलेटर की लो होती है और सेमीकंडक्टर की क्या होती है? मॉडरेट होती है। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर आपने पढ़ा हो तो R = R0 1 + अल्फा डेल्टा T, है ना। ये आता है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैंने पूरा चैप्टर कराया, जाके देख लेना। तो उसमें जो अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, मेटल में पॉजिटिव होता है, इन दोनों में नेगेटिव होता है। ठीक है, अब काम की चीज क्या है अपने लिए? अब एक तो ये आप ग्राफ देख लो, एक कॉपर के लिए ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें क्या है ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो बढ़ती है। ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी कम होती है। देखो यहां पे जितनी भी चीजें बताऊंगा सबसे पीवाईक्यू आया हुआ है, सबसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए वो चीज कराऊं। तो ध्यान से सुनिए, यहां से 2 बार पीवाईक्यू आया हुआ है कि जब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है कि ज्यादा होती है? वो कम होती है ना, वो डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, I = NaEVD, है ना। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये टो कम होता है। टो क्या होता है? टो होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी कोलिजन होता है, तो उनके बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो है आपका ये वीडी कम होता है। अब वीडी कम होगा तो आपको, आप तो बोलोगे भैया आई कम होना चाहिए, लेकिन आई कम नहीं होता, क्योंकि जो एन है, जो ये नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। जैसे अगर वीडी 5 कम हुआ ना तो ये जो एन है वो 10 बढ़ जाते हैं। तो ये 10 बढ़े, ये 5 कम हुए, तो ओवरऑल तो ये बढ़ेगा ना आई। तो इसकी वजह से करंट बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका जो ये है रो वो कम हो जाता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कंडक्टर के केस में या मेटल के केस में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं आपका जो रो होता है, जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो बढ़ती है, और जो सेमीकंडक्टर है उसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसमें रेजिस्टिविटी कम होती है। ये 2 पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं। चलो, अब आपका नीट 2020 का क्वेश्चन क्या था कि सॉलिड्स जिनमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, अल्फा किसमें नेगेटिव होता है? अभी मैंने बताया 2 जगह नेगेटिव होता है। कहां पे? इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, दोनों के लिए आ जाएगा, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ये देखो, हर चीज का पीवाईक्यू आपको यहां मिल जाएगा, बस ये ध्यान से कर लेना, मोर देन इनफ आप लोगों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी का। ये ग्राफ बताओ किसके लिए पूछा इन्होंने? सेमीकंडक्टर के लिए पूछा। सेमीकंडक्टर के लिए अभी क्या बताया मैंने? टेम्परेचर के साथ कम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2, ये जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जेई के क्वेश्चन नीट में रिपीट होता है, ध्यान रखना। तो जेई का हर एक क्वेश्चन नीट में आ सकता है, तो ये आने के चांसेस है। तो आंसर सीधा सीधा सेकंड हो जाएगा। ये अपना देखो, अभी तक एक पेज मैंने पढ़ा है, उससे 2 पीवाईक्यू मिल गए अपन को। चलो नेक्स्ट क्या है, अब बैंड के बारे में समझते हैं। बैंड के बारे में सिंपल आपको इतना बता दूं, देखो 2 बैंड होते हैं, कंडक्शन
कंडक्शन बैंड होता है, एक नीचे बैलेंस बैंड होता है। कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी का होता है, ये लो एनर्जी वाला होता है। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको अपन डेल्टा ईजी से प्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ईजी क्या होता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। अब इंसुलेटर जो होता है उसके लिए जो डेल्टा ईजी है फॉरबिडन एनर्जी गैप का, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। सेमीकंडक्टर में कितनी होती है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। और मेटल्स के लिए कितनी होती है? 0 होती है। अब इसकी वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो अगर मेटल की बात करते हैं तो मेटल में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है दोनों एक दूसरे से ओवरलैप्ड होते हैं, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। अरे बताओ चमक रहा है क्या? अरे बताओ दिमाग में जा रहा है क्या? बहुत अच्छी थ्योरी, बहुत कम टाइम में बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहो बस। अब कौन क्या होगा, मतलब कौन इंसुलेटर होगा, कौन सेमीकंडक्टर होगा, कौन कंडक्टर होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं? एनर्जी गैप। जैसे मैंने बोल दिया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप, तो क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। बोल दिया 3.5 है तो भी इंसुलेटर। बोल दिया 3.2 है तो भी इंसुलेटर। बोल दिया 1.5 है तो सेमीकंडक्टर हो जाएगा। बोल दिया 0 है तो मेटल हो जाएगा। अब देखो ये एनसीईआरटी में अपने 3 वैल्यूज दी गई है। कार्बन के लिए जो एनर्जी गैप होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए 1.1 और जीई के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.7। तो आप ये दोनों देखोगे तो 0 से 3 के बीच में, तो ये तो क्या हो जाएगा? प्योर सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाएगा। ये तीनों चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है, यहां से बार बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहां पे करवाया है। अब देखो यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये मेटल की बात हो रही है, ठीक है। यहां पे देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी गैप है, तो ये ज्यादा एनर्जी गैप है, तो ये इंसुलेटर की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। यहां देखोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम गैप है, तो आपके पास एसआई और जीई मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है। एनसीईआरटी के जितने भी काम के ग्राफ है ना वो भी सब यहां पर करवा दूंगा, बस लास्ट तक लेक्चर को देखना, पसंद आएगा, मेरी गारंटी है पसंद आएगा। मैं ऐसे नहीं पूछ रहा आएगा तो लाइक करना, पसंद आएगा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया है, ठीक है। चलो अब अपन क्वेश्चन आया हुआ है इन तीनों का एनर्जी का बताना है। कार्बन का मैंने अभी आपको क्या बताया था? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एसआई का 1.1 और इसका 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन तीनों का ऑर्डर क्या होगा? कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर एसआई का, फिर जीई का, है ना। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अब है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो क्वेश्चंस मैंने लास्ट में बहुत ज्यादा करवाए हैं पीवाई, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थ्योरी समझना जरूरी है ना। अगर मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चंस लास्ट में थ्योरी ध्यान से समझो, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, मेरी गारंटी, ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एसआई और जीई होते हैं। 0 केल्विन, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन होगा उस पर जितने भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो सारे के सारे प्योर इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। आप बोलोगे भैया क्यों करते हैं? क्योंकि जो अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन होता है तो उसमें क्या होता है, जो आपके ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्रीज हो जाते हैं। अब फ्रीज हो गए तो मैंने क्या बताया था, ये नीचे तो वैलेंस बैंड होता है, ऊपर क्या होता है? कंडक्शन बैंड होता है। अगर फ्रीज हो गए तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच नहीं पा रहे तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से सारे कैसे काम करते हैं? प्योर इंसुलेटर की तरह काम करते हैं 0 केल्विन पे। अब आप बोलोगे भैया अगर, और ये जो है कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, मैंने अभी बताई दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे ना। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके पास टोटल एनर्जी बढ़ेगी। टोटल एनर्जी बढ़ेगी तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूं विद एनसीईआरटी का डायग्राम। देखो बहुत मेहनत से हर चीज बहुत अच्छी जगह देखे, पहले थ्योरी कराइए, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्या काम की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा काम का है, उससे रिलेटेड जेई का क्वेश्चन कौन सा काम का, नीट का कौन सा काम का है, सब कुछ कराया है, तो मजा आएगा, है ना, मजा आएगा। एक बार खुद के लिए ताली बजा दो, जो ये पूरा लेक्चर देखेगा ना वो खुद के लिए ताली बजा देना, ना मेरे लिए मत बजाना, खुद के लिए बजा देना कि यार मैंने कर लिया। और ये करने के बाद आपका सेमीकंडक्टर कभी भी नहीं रुकेगा, ठीक है। देखो टेम्परेचर 0 केल्विन है तो आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा ये एम्प्टी है, यहाँ पे 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंक पूरा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर को थोड़ा सा 0 केल्विन से बढ़ाया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गए। अब जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो यहाँ पे क्या हो गया? देखो ध्यान से देखो, 4 होल बन गए, 4 होल बन गए, जहां से इलेक्ट्रॉन गए 4 होल बन गए। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही होल बनेंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने ही होल बनेंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है N = NH, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल का नंबर होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। देखो मैं चाहता हूं सीधा सीधा बोल सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाया है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो मोबिलिटी होती है, कई बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसकी होती है? होल की ज्यादा होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की? तो फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, ये PYQ आया हुआ है एक बार, तो याद रखना मोबिलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। और जो टोटल करंट होती है किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से टोटल करंट होती है। ये मैंने आपको समझाई दिया। देखो ये काम की चीज मैंने क्या बोल रहा, 0 केल्विन पे जो है आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करते हैं? इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। चलो अब डोपिंग के बारे में बात करते हैं। डोपिंग को सीधे समझो मिलावट, जैसे दूध में पानी मिलाते हैं ना, वैसे ही अपन क्या करते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं, मतलब अशुद्धि मिलाते हैं, इंप्योरिटी मिलाते हैं ना। डोपिंग क्या करते हैं? इंप्योरिटी मिलाने को डोपिंग करते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं, मतलब इंप्योरिटी मिलाते हैं, तो वो कैसा बन जाता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पेंटावेलेंट, एक होता है ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट जो होता है वो N टाइप के होते हैं, इसमें जो आपके
आपके पास है 15th ग्रुप की डोपिंग की जाती है। मतलब 15th ग्रुप कौन सा है? नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। और ट्राइवेलेंट कौन सा होता है? पी टाइप का होता है। इसमें 13 ग्रुप की अपन डोपिंग करते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला, ठीक है। और इसमें इसको क्या कहते हैं? डोनर टाइप इंप्योरिटी कहते हैं, इसको एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी कहते हैं। अब आप बोलोगे भैया इसको डोनर टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि पेंटावेलेंट है। अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 में से 4 तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना, तो डोनेट कर सकता है, इसको कहते हैं डोनर टाइप। इसमें क्या 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सेप्टर टाइप, ठीक है। और इसमें जो होता है पेंटावेलेंट है और एन टाइप है, तो एन टाइप से आप ऐसे याद रखते हो नेगेटिव, या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसकी वजह से इसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं होल के कंपेरिजन में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, देखो n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH, ठीक है। तो इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें क्या होता है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं ट्राइवेलेंट में, ठीक है। और दोनों पे जो ओवरऑल चार्ज होता है बेटा जी वो 0 होता है, चार्ज नहीं होता, पी टाइप पे भी नहीं होता है, एन टाइप पे भी नहीं होता है, दोनों में ओवरऑल चार्ज जो होता है वो 0 होता है। अब अपन लॉ ऑफ मास एक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, अपन को अब तक क्या बताया था कि इंट्रिंसिक में क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे। अरे बताया तो था, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो नीचे होल बन जाएगा, अगर एक गया तो एक, दो गए तो दो, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें अपन डोपिंग करते हैं, मिलाउट करते हैं, इंप्योरिटी मिलाते हैं, तो आपके पास जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या होता है? Ne इंटू NH इक्वल टू Ni का स्क्वायर। अब इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल पीवाईक्यूज में आता है, वो अपन आगे करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। ये नीट कोविड 2020 का है। क्वेश्चन क्या है कि इंटेंसिव सेमीकंडक्टर कन्वर्टेड इनटू एन टाइप। एन टाइप क्या होता है? एन टाइप का मतलब क्या है? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट कौन कौन से है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? फास्फोरस। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बस ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं। देखो ये 13 ग्रुप का ये नहीं आएगा, ये कब आता है? जब पी टाइप के लिए बोला होता है। ये सिल्वर तो 14 ग्रुप का, तो वैसे ही नहीं आएगा। अब क्वेश्चन क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर में विच ऑफ द फॉलोइंग, पी टाइप के लिए कौन सा सही है? तो पी टाइप में क्या होता है? हम सबको पता है, पी मतलब पॉजिटिव वाला, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल्स होंगे वो मेजोरिटी चार्ज कैरी होगा, NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ne होगा। तो नीट 2019 का क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, क्या है? अच्छा, होल्स आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। बिल्कुल, इसमें 13 ग्रुप मतलब ट्राइवेलेंट भी, तो बी क्या होता है? +3 होता है, ट्राइवेलेंट होता है। तो 13 ग्रुप या ट्राइवेलेंट जो है वो डोपिंग की जाती है और होल्स मेजोरिटी चार्ज होते हैं, बाकी सारे के सारे गलत है, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जेईई मेन 2021 में आया है। यहाँ पे इसने सीधा सीधा क्या दे दिया? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की वैल्यू दे दी 1.5 इंटू 10⁻16। Ni की वैल्यू मैंने लिख ली यहाँ पे। फिर इन्होंने क्या दे दिया? होल डेंसिटी बोल दिया 4.5 इंटू 10⁻22, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसने क्या पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी, मतलब Ne पूछ लिया। फॉर्मूला क्या था अपना? मैंने भी आपको बताया था, Ne इंटू NH इक्वल टू Ni का स्क्वायर। तो Ne पूछा तो कितना हो जाएगा? Ni स्क्वायर अपॉन NH। तो बस सीधे सीधे आपको वैल्यूज पुट करनी है। जैसे जैसे वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻9। 10⁻9 तो क्वेश्चन नहीं दे रखा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 5 है ना। जेई में देखो, जेई के क्वेश्चन सीधे नीट में रिपीट हो सकते हैं, तो ये हो सकता है कितना इजी क्वेश्चन था ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब जेई में 2021 का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? बाई डोपिंग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विद पेंटावेलेंट मटेरियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। पेंटा मटेरियल मतलब किसकी बात हो रही है? 15 ग्रुप के अपन डोपिंग कर रहे हैं, मतलब 15 ग्रुप में क्या था? इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो Ne इज ग्रेटर देन NH, मतलब सही बात बोला इसने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, सही बात बोला। तो पहली बात तो ट्रू है, ये तो बहुत तगड़ी बात बोल दी इसने। ट्रू को मैं बोलूंगा तगड़ी, फॉल्स होगा उसको मैं बोलूंगा फर्जी। तो F से फॉल्स या फर्जी, T से ट्रू मतलब तगड़ी, ठीक है। दूसरा क्या है? द एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव चार्ज। अरे अरे, तो फर्जी बात बोल दी मैंने अभी। अरे 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 अरे, मैंने अभी क्या बोला था कि जो ओवरऑल चार्ज होता है दोनों के ऊपर वो 0 होता है, वो 0 होता है, वो 0 होता है, वो 0 होता है। तो ये बहुत फर्जी बात हो गई, ये 0 होता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड गलत, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अब जो पीएंग जंक्शन है, अपन जब फुल लेक्चर पढ़ते हैं ऑफलाइन के अंदर या ऑनलाइन के अंदर, तो इसको 1 से 2 लेक्चर लगते हैं इस चीज को समझाने में, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा 1 से 2 मिनट में आपको अच्छे से समझ में आए। देखो इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है पी टाइप का, एक होता है एन टाइप का। आप बोलोगे एन टाइप का तो भैया ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि एन टाइप का मैंने क्या बताया था? डोनर टाइप का होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अपन कोई भी कभी भी जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो अपने ऊपर चार्ज कहीं का आता है? पॉजिटिव का। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। अब इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से माइनस की ओर जाती है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है उसको अपन क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा और होल्स कम। एन टाइप के लिए क्या? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल्स कम, और पी टाइप के लिए क्या हो जाएगा? होल्स ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है? ये जो डिप्लेशन लेयर है, ये जो इतनी वाली लेयर है डिप्लेशन लेयर, इसके अंदर जो है आपके पास कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमोबाइल आयंस होते हैं। इमोबाइल आयन क्या होता है? ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव दिख रहा है ना आपको, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? इमोबाइल आयंस कहते हैं। अब इसमें एक करंट फ्लो होती है जिसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट। अब डिफ्यूजन करंट क्या होती है? बस आप इतना समझिए, ये क्या होती है ना, जो आपके पास कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे क्या होल्स ज्यादा है, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस होता है, जहां से होल्स ज्यादा से कम की ओर जाएंगे ना, तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस के कारण यहाँ पे क्या है? करंट फ्लो होती है। तो करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होती है? होल्स जिस डायरेक्शन
डायरेक्शन में फ्लो होती है उस डायरेक्शन में होती है। और होल्स किस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, ज्यादा होल्स की तरफ पी टाइप की तरफ है, एन टाइप की तरफ कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ आएंगे, मतलब होल्स पी से एन की तरफ आएंगे, तो जो करंट होगी वो भी आपकी किधर की तरफ फ्लो होगी, पी से एन की तरफ होगी। अब अपन एक और करंट आती है ड्रिफ्ट करंट जिसे कहते हैं। ड्रिफ्ट करंट बहुत कम होती है, ये डिफ्यूज करंट के अपोजिट होती है, मतलब वो एन से पी में जाती है। डिफ्यूज करंट पी से एन में जाती है, एन से पी में जाती है, और ये माइनॉरिटी जो चार्ज होते हैं उनकी वजह से फ्लो होती है, ठीक है। अब ये बहुत कम होती है लेकिन कांस्टेंट होती है ना, कांस्टेंट होती है। अब क्या, पहले तो डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा थी, फिर वो कम हुई कम हुई कम हुई, इतनी कम हो जाती है कि जो आपके पास आई डिफ्यूजिव इक्वल्स टू आई ड्रिफ्ट हो जाता है। ड्रिफ्ट करंट मैंने क्या बोला, कम थी लेकिन कांस्टेंट थी। अब वो ज्यादा थी डिफ्यूजिव करंट, तो ज्यादा 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 करके एक टाइम ऐसा रहता है दोनों बराबर हो जाती है। तो बराबर हो जाती है तो उस कंडीशन में जो आई नेट होती है, नेट करंट होती है, वो जीरो हो जाती है। और इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, जंक्शन जो है आपका डायोड बन गया है। ये थ्योरेटिकल बात थी, समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो एक बार बैक कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइसिंग के ऊपर। बाइसिंग से एक क्वेश्चन कंफर्म मान के चलो नीट में आएगा ही आएगा। हर साल अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 10 क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई मेंस और नीट में लास्ट में 5 सालों में, ठीक है। तो बाइसिंग में क्या है, देखो ये जो बड़ा वाला एरिया है उसको अपन पी कहते हैं, ये जो छोटा वाला है उसको अपन एन कहते हैं ना। ये जो बड़ा वाला पी है वो अगर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, छोटा वाला एन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो, तो ये कौन सा बायस बन जाता है, फॉरवर्ड बायस बन जाता है, एफबी बन जाता है। और जस्ट उल्टा हो तो वो बैकवर्ड बायस बन जाता है, ठीक है, या रिवर्स बायस बन जाता है। अब इसमें क्या है, पी पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, एन नेगेटिव से, और वीपी माइनस वीएन जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी क्वेश्चन करा के मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉरवर्ड बायस हो और आपके पास आइडियल डायोड दिया हुआ हो तो उसको हटाकर अपन सीधा सीधा उसको क्या मान लेते हैं, कनेक्टिंग वायर मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो बैरियर पोटेंशियल होता है सिलिकॉन का वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का कितना होता है, 0.3 वोल्ट, ठीक है। और बैकवर्ड वायर में जस्ट उल्टा हो जाता है, वीपी माइनस वीएन लेस देन 0 हो जाता है। और आपके पास जो ये है इसमें क्या होता है, आइडियल डायोड को हटा देना है, उसकी जगह ओपन कर देना है ना। फॉरवर्ड बायस में क्या था, कनेक्टिंग वायर लगाते हैं, और रिवर्स बायस में क्या है, उसको ओपन कर देते हैं। अभी सब समझ में आ जाएगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये है फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है ना, जैसे जैसे देखो ये करंट एकदम से कहां बढ़ी है, जब जो आपका पास ये बैरियर पोटेंशियल से जैसे ही पोटेंशियल बढ़ता है, जैसे ही बैरियर पोटेंशियल से पोटेंशियल बढ़ता है, तो आपके पास जो करंट है वो एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा हो जाता है। और ये जो यहाँ पे जो वोल्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, वी के मतलब नी वोल्टेज बोलते हैं। और जर्मेनियम के लिए मैंने अभी बताया 0.3 होती है, अगर सिलिकॉन की बात करें तो कितनी होगी, 0.7 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगी। चलो अब क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, पीएन जंक्शन अगर अनबायस्ड हो तो वहां पे होल डिफ्यूज पी रीजन से एन रीजन में क्यों जाते हैं, मैंने क्या बताया था क्यों जाते हैं अभी, क्योंकि जो पी रीजन है आपके पास वहां पे होल्स की ज्यादा संख्या होती है, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है पी के पास और एन के पास कम है, तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से वो क्या होते हैं, पी से एन में आते हैं। तो इसलिए होल की जो कंसंट्रेशन है वो पी रीजन में ज्यादा है एज कंपेयर टू एन रीजन, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है नीट 2020 में, क्या क्वेश्चन आया था सीधा सीधा कि इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस है। अब एक सीधी सी ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक करते ही आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, देखो ये छोटा वाला हिस्सा है, ये बड़ा वाला हिस्सा है, तो जो बड़ा वाला हिस्सा है उधर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, सीधी बात। जो बड़ा वाला हिस्सा है उधर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, छोटे वाले की कम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फॉरवर्ड वाइज है, अगर उल्टा है छोटे वाले की तरफ वैल्यू ज्यादा है और बड़े वाले की तरफ वैल्यू कम है तो वो बैकवर्ड वाइज हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब देखो किस टाइप से करते हैं, ये बड़ा वाला है, इधर की तरफ कितना है -4, छोटे वाले की तरफ कितना है -2, किधर ज्यादा है -2 वाला ज्यादा है, ये माइनस में, तो ये वाला ज्यादा है, मतलब छोटे वाले की तरफ ज्यादा है, तो ये रिवर्स वाइज होगा, फॉरवर्ड वाइज नहीं होगा, तो ये अपना आंसर नहीं है। सेकंड में क्या है, इधर 2 वोल्ट है, इधर 5 वोल्ट है, बड़े वाले की तरफ ज्यादा चाहिए था फॉरवर्ड के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इधर क्या है -2, इधर क्या है -2, दोनों बराबर है तो भी गलत हो जाएगा। लास्ट वाला देखते हैं क्या है, 0 वोल्ट और -3, ज्यादा किधर है, 0 बड़ा होता है क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये अपने पास कौन सा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब आप चाहो तो फॉर्मूले से भी चेक करते हो, वीपी माइनस वीएन करोगे तो वीपी की वैल्यू कितनी है -4, माइनस वीएन की वैल्यू कितनी है -2, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा -2 आएगा, जो कि लेस देन 0 है, मतलब बैकवर्ड बायस। सेम ऐसे करोगे 2 - 5 तो कितना हो जाएगा -3, ये भी बैकवर्ड 5, इसका करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये भी बैकवर्ड बायस, इसका करोगे तो 0 -3 तो ये +3, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो मैंने बताया वो करना है, ये मैंने आपको एक बार के लिए बता दिया है। अब ये क्वेश्चन है जेईई 2025 में, अभी 15 दिन पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें आया है, नीट में भी आ सकता है, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें क्या है, देखो ये बड़ा वाला इधर ज्यादा होना चाहिए -10, छोटे वाले की तरफ 0, मतलब 0 ज्यादा, तो ये कौन सा हो गया, आपके पास रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो ये -10 है, ये -15 है, तो ये कौन सा है, -10 किधर है, पॉजिटिव की तरफ है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया आपके पास। इसकी मैं बात करूं तो इधर 4 है, इधर 2 है, पॉजिटिव की तरफ कितना है 4, पी की तरफ कितना है 4, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। अगर इसकी बात करूं तो -10 है, -5 है,
-5 बड़ा होता है, लेकिन ये किधर की तरफ है, छोटे वाले की तरफ है, तो ये रिवर्स बायस हो गया। अगर इसकी बात करूँ तो ये 0 है, अगर कभी भी अर्थिंग लिखा हुआ हो इसका मतलब होता है वो 0 है, और फॉरवर्ड वाले की तरफ कितना 2 है, तो ये आपके पास कौन सा हो गया, ज्यादा कौन सा है, 2 वाला है, तो ये आपके पास फॉरवर्ड बायस हो गया। तो एक ये फॉरवर्ड बायस है, एक ये फॉरवर्ड बायस है, और कौन सा था, एक ये फॉरवर्ड बायस है, तो बी सी और ई, बी सी और ई आपके पास सी आंसर आ जाएगा। इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो आप कर सकते हो। अब नीट 2016 में क्या क्वेश्चन आया था, बोला कि इसमें करंट कितनी होगी, तो देखो इधर क्या है, करंट के लिए फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, अपन को वी निकालना है, वी कैसे आएगा, वीपी माइनस वी एन कर दो, वीपी कितना है 4 वोल्ट, वी एन कितना है -6 वोल्ट, तो वीपी माइनस वी एन करेंगे तो 4 माइनस -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना आ जाएगा आपके पास 10 वोल्ट आ जाएगा। तो वीपी माइनस वी एन 0 से ज्यादा है ना, 0 से ज्यादा मतलब फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस के लिए मैंने क्या बोला था, कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा। अगर आइडियल डायोड है, देखो क्वेश्चन में दिया है कि डायोड आइडियल है, तो अगर आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बायस के मतलब कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा, तो सीधा सीधा ओम्स लॉ लगा दो, आई इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 10, आर की वैल्यू कितनी है 1 किलो ओम, मतलब 1 इंटू 10 टू पावर 3, ये ऊपर जाएगा तो 10 इंटू 10 टू पावर -3, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर -2, आपके पास थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूं, इससे बेस्ट नहीं समझ में आएगा, अगर नहीं आ रहा तो बैक करके देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नीट में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत मेहनत से स्लाइड तैयार की गई है, अभी वापस से लाइट चल गई थी तो वापस से ये वीडियो लगभग 10वीं बार रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, तो प्लीज यार बहुत मेहनत से काम कंटेंट आ रहा है, अच्छे से पढ़ो, बस तुम अच्छे से पढ़ो, शेयर करना, कमेंट करना तुम्हारी मर्जी करना तो कर देना, सब्सक्राइब करना वरना मत करना, लेकिन बस अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। चलो अब जोईमेन 2025 का क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये क्या है, पी वाला है, ये पी वाला, तो पी वाला किससे जुड़ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी से, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सेकंड वाले की बात करें तो ये भी पी वाला बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ रहा है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, दोनों फॉरवर्ड बायस है तो दोनों किस तरह काम करेंगे, एक कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेंगे, तो इस तरह कुछ डायग्राम बन जाएगा। अब 20 ओम दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का नेट कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा ना, कभी भी दो सेम टाइप के पैरेलल में होते तो आधा हो जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, वी कितना हो गया 10, आर कितना क्वेश्चन में, सॉरी वी तो कितना है 5 क्वेश्चन में, और आर कितना आ गया 10, तो ये कितना आ जाएगा 0.5। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एआईपीएमटी 2015 का है, इसमें आपको बस एक चीज में चेंज किया है, इस बार आइडियल, आपके बार इतनी देर तक क्या चला था, आइडियल डायोड था, अब की बार इसने आइडियल डायोड ना देख के बैरियर पोटेंशियल डायोड का कितना बता दिया 0.5 वोल्ट, टोटल कितना है वोल्टेज 3.5, 0.5 ये डायोड ले लिया, तो इसके पास कितना बचा 3.5 माइनस 0.5 मतलब कितना बचा 3 बचा, तो इसके पास 3 बचा, सीधा फॉर्मूला लगा दो, आई इक्वल टू कितना होता है वी अपॉन आर, वी कितना बचा 3.5 माइनस 0.5 मतलब 3 अपॉन आर की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 100, तो 3 अपॉन 100 कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर -2 मतलब सॉरी 3 इंटू 10 टू पावर -2 मतलब 30 इंटू 10 टू पावर -3, इसका मतलब है 30 मिली एम्पियर आ जाएगा, 30 मिली एम्पियर आ जाएगा। बाकी मैंने कैलकुलेशन आपको यहाँ पे कर रखी है, आप ध्यान से देख सकते हो। चलो नेक्स्ट अब स्पेशल डायोड्स की बात करते हैं। इसमें 4 टाइप के डायोड आते हैं, जीनर डायोड, फोटो डायोड, सोलर डायोड और एलईडी, है ना, सोलर सेल और एलईडी, ये 4 चीजें आती है, 4 में से एक जगह से क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इसमें बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, जो बातें बताऊंगा बस वो याद रखनी है, बाकी बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। जीनर डायोड की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, इस टाइप से होती है, मतलब जेड टाइप का बना होता है जीनर डायोड में। इसका जो ग्राफ होता है, वो बहुत काम की चीज है, वो किस टाइप से होता है ध्यान से देखो, इसका ग्राफ होता है इस टाइप से, है ना। इसका ग्राफ क्या होता है, देखो इसका ग्राफ में क्या हो रहा है, ध्यान से देख रहे हो, तो ऐसे 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 करंट आ रही है और एकदम से नीचे जा रही है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसकी वजह से करंट एकदम से बढ़ जा रही है। देखो आई नीचे की तरफ है ना, तो वो एकदम से ग्रीन वाला नीचे की तरफ हो जा रहा है, तो एकदम से करंट बढ़ जा रही है, तो ये हो गया अपने पास जीनर डायोड। अब इसके क्या बारे में क्या क्या बात याद रखनी है, ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, ये हेवीली डोप्ड होता है, मतलब इसमें अशुद्धियां ज्यादा मिलाई जाती है, ये डिप्लेशन जो इसकी विड्थ होती है उसकी चौड़ाई कम होती है, ठीक है। रिवर्स बायस इसमें मेनली लगा रहता है, और फॉरवर्ड बायस में एज ए नॉर्मल डायोड काम करता है। अब फोटो डायोड के बारे में बात करते हैं, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये याद रख लेना, इधर की तरफ से 2 ये इसमें आ रही है, ये रिवर्स बायस में यूज किया जाता है, और रिवर्स बायस में करंट क्या है ना बहुत कम होती है, तो हल्का सा भी चेंज आराम से पता लगता है। अब इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह होता है, जिसमें 3 सीधा सीधा नीचे की तरफ आई ऐसे होता रहता है, और अगर इनमें कभी रिलेशन पूछे तो सबसे नीचे वाला सबसे ज्यादा होता है, तो I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, क्योंकि नीचे की तरफ आई है, तो जितना नीचे जाएगा उतना आई ज्यादा होगा, तो ये इसका ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है। अब तीसरी में सोलर सेल की बात कर लूँ तो इसका कुछ ये रिप्रेजेंटेशन इस तरफ से होता है, इसमें कोई भी ये अनबाइज्ड होता है, ना रिवर्स होता है ना फॉरवर्ड होता है, और अपने घर की छतों पे लगे रहते हैं ना, जो घरों पे लगे रहते हैं वो सोलर सेल होते हैं, वो यही चीज होती है। इसका दूसरा नाम क्या है, फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है, लाइट अपन को पता है सूर्य की रोशनी आती है, उससे अपन को क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है, तो लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। इसका ग्राफ आता है 4th क्वाड्रेंट में ना, ये 1 2 3 4 ऐसे होता है ना, तो 4th क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ होता है, और सोलर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, बस इतना आप इसको याद रखो, ठीक है। अब एलईडी की बात करते हैं। एलईडी
अब देखो पहला और दूसरा जीनर और जो फोटो था वो दोनों अपन रिवर्स बायस में लगा रहे थे, लेकिन ये पहला है जिसको फॉरवर्ड बायस में लगाया, और सोलर जो सेल था उसको कोई भी बायस में नहीं लगाते, अनबायस्ड होता है। इसकी फुल फॉर्म हम सबको पता है, लाइट एमिटिंग डायोड होती है। ये कुछ इसका इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये हेवीली डोप्ड होता है। हेवीली डोप्ड एक कौन सा था, जीनो डायोड था, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है वो पहले में आता है, मतलब इस टाइप से इसका कुछ ग्राफ होता है। अब एक बार मैं दोबारा से आपको चारों रिवाइज करा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं जीनर की बात करूं तो जीनर क्या होता है, हेवीली डोप्ड होता था, ठीक है। रिवर्स बायस में उसको अपन यूज करते थे, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता था। उसका जो ग्राफ था वो किस तरह से था, ऐसे 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 आती थी, यहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन हो रहा था। सेकंड में अगर आपको बात करूं फोटो वाले की, तो फोटो भी रिवर्स बायस में यूज होता है आपके पास, और उसका जो ग्राफ आता है वो किस तरह आता है, ऐसा, ठीक है। ये I3, ये I2, ये I1, और इनका रिलेशन क्या है, I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, ठीक है। फिर मैं तीसरे अगर मैं आपके पास बात करूं तो किसकी करूंगा, सोलर की। सोलर क्या होता है जो अपने घरों में यूज करते हैं, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, और ये क्या होता है बेटा, ये अनबायस्ड होता है। और चौथा में अगर आपके पास बात करूं किसकी, एलईडी किस, ये पहली जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में होती है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये चारों को मैंने आपको हल्के में बता दिया है। अब नीट 2021 का क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट ए और बी में आपको करेक्ट चुनना है। स्टेटमेंट ए क्या है, ए जीनर डायोड इज कनेक्टेड रिवर्स बायस, बिल्कुल सही बात है, जीनर डायोड रिवर्स में होता है when used as a voltage regulator, बिल्कुल ये भी बात सही है, मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये बिल्कुल तगड़ी बात, ट्रू बात हो गई। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.3, गलत बात, मैंने पोटेंशियल बैरियर आपको बताया था, जर्मेनियम का कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन का कितना होता है, बताओ जल्दी, सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास ए करेक्ट और बी इनकरेक्ट आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो पसीने बह रहे हैं मेरे ना, पानी की तरह पसीना बह रहा है, बस आपके लिए, क्योंकि आपका एग्जाम पास में आ गया है, मेरे को आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कराना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, 10वीं बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सोचो। तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो यार, है ना। चलो अब 2023 का क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 1 क्या है, फोटो गैल्वेनिक जो डिवाइस होती है, मतलब फोटो वोल्टिक डिवाइस, मैंने अभी आपको बताया था कौन होता है, सोलर सेल होता है। सोलर सेल क्या करता है, ऑप्टिकल रेडिएशन मतलब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, तगड़ी बात है। और इसका स्टेटमेंट 2 क्या है, जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, जीनर डायोड बिल्कुल सही बात बोलती है, रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन होता है ना, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, दोनों करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपको ग्राफ दिया, ये आपको 4 क्वाड्रेंट दिए गए, इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है कि सोलर सेल में कौन सी जगह होता है, 4th क्वाड्रेंट में होता है, ऐसा कुछ, तो 4th क्वाड्रेंट में होता है, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तगड़ी बात इसने बोल दी है। सेकंड क्या बोला इसमें, इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड करंट यूजेस ड्यू टू मेजोरिटी का, नहीं, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी की वजह से होता है, फॉरवर्ड में मेजोरिटी की वजह से होता है ना, तो पहला सही है, दूसरा गलत है आपके पास। अब जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन क्या है, अभी 15 दिन पहले एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है, आप देखना सब आपको आएंगे, पांचों के पांचों आपको आते हैं, देखना। पहला क्या है, जंक्शन ऑफ एरिया सोलर सेल जो है वो वेरी नो, गलत, सोलर अपने सोलर प्लेट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फायदा होगा ना, तो ये तो गलत बात है। सोलर सेल आर नॉट कनेक्टेड विद एनी एक्सटर्नल बायस, सोलर बिल्कुल सही बात है, सोलर सेल अनबाइज्ड होते हैं ना, मैंने बताया था, स्टार्टिंग के 2 रिवर्स होते हैं, तीसरा अनबाइज्ड होता है, चौथा एलईडी फॉरवर्ड होता है, तो बिल्कुल सही बात है। एलईडी जो होती है लाइटली डोप्ड होती है, गलत, मैंने बोला था हेवीली डोप्ड होती है। इंक्रीजिंग ऑफ फॉरवर्ड करंट रिजल्टेड इन कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ऑन, ये गलत है। एलईडी हैव टू बी कनेक्टेड इन बायस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट, बिल्कुल सही बात है ना, फॉरवर्ड बायस में तो होती है एलईडी, तो बिल्कुल सही बात है। तो आपको देखो सारे ये जो जेईई मेंस के सारे पॉइंट थे वो एक ही बारे में मैंने थ्योरी में क्लियर करवा दिए हैं। अब ये कहीं का है, ये कहीं का है भैया, सोलर सेल का, तो 4th क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये कहीं का है, अगर इसको मैं पूछूं तो ये एलईडी के लिए है ना, अगर इसका मैं पूछूं तो ये एलईडी के लिए है, और ये जीनर ब्रेकडाउन किसके लिए होता है, ओनली देखो ये तो पीएन जंक्शन वाला है, पीएन जंक्शन का ग्राफ इस टाइप से होता है, लेकिन अगर मैं बोलूं जीनर डायोड का तो वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ये जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ये किसके लिए है, जीनर डायोड के लिए, तो सीधा बिना क्वेश्चन देखे आप टिक कर सकते हो। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे आपको करंट और पावर पूछता है, ठीक है, तो उसमें आपको कोई फॉर्मूला, कोई मॉड्यूल, कोई किताब याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं 4 स्टेप बताऊंगा, 4 स्टेप में आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले देखो इसमें क्या पूछेगा, आपके पास जीनर के अक्रॉस आपको पावर पूछे, मतलब पहले करंट निकालने को पड़ेगी, P इक्वल्स टू VI होता है ना, V तो क्वेश्चन में दे रखा है, VZ कितना है 10 वोल्ट, तो I निकालनी है, IZ कितनी होगी, तो इसके अंदर करंट निकालनी है अपन को, IZ मेनली। तो देखो ये VZ कितना है 10 वोल्ट, तो पैरेलल में यहाँ पे ये भी 10 वोल्ट ही होगा, बिल्कुल होगा, ये 10 वोल्ट होगा, टोटल कितना 24, अगर 10 ये है तो ये कितना बच गया 14 बच गया ना, अरे टोटल 24 है, 10 यहाँ यूज हो गया तो कितना बचा 14 बच गया, तो यहाँ पे करंट निकालोगे तो I इक्वल्स टू V अपॉन R से निकालेंगे, V कितना है 10 है, R कितना है 5 किलो ओम है, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2 मिली एम्पियर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है 2 मिली एम्पियर आ रही है। यहाँ की अपन करंट निकालेंगे तो I इक्वल्स टू V अपॉन R से V कितना है 14, R कितना 1 किलो ओम, तो ये कितना आ जाएगा 14 मिली एम्पियर आ जाएगा ना, ये फॉर्मूला लगा के करेंगे तो। अब टोटल यहाँ से 14 मिली एम्पियर जा रही थी भैया जी, यहाँ पे 2 मिली एम्पियर आ गई, तो इसके अंदर कितनी गई,
अरे 14 में से 2 हटाओगे तो कितना बचेगा 12, तो मतलब 12 मिली एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको करंट पूछे तो कितना आएगा 12 मिली एम्पियर, लेकिन इसने पावर पूछा है तो पावर P इक्वल्स टू V इंटू आई कर दो, V की वैल्यू 10 रख दो तो 120 मिली वोट आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 120 मिली वोट। और ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो 4 स्टेप करना। पहले स्टेप में इसके पैरेलल में ये कर दो, पहले स्टेप में ये जीनर का ये देखो, दूसरे में इसके पैरेलल में कर दो, तीसरे में दोनों का करंट निकालो और चौथे में पावर निकाल लो। बस ऐसा ही करना है हर टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है कि आपके पास क्या दे रखा है, आपको एनर्जी गैप दे रखा है, वेवलेंथ पूछी है, ठीक है। एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है मैंने आपको बताया था। E इक्वल्स टू क्या होता है SC अपॉन लेमडा, यहाँ पे एनर्जी गैप डेल्टा ई कर दो तो लेमडा इक्वल्स टू SC अपॉन डेल्टा ई। SC की वैल्यू अब देखो नैनोमीटर में आपको आंसर पूछा है, नैनोमीटर में पूछा है तो नैनोमीटर में मैंने आपको बताया था, जिसने नहीं देखा मॉडर्न फिजिक्स जाके देख लेना, 1240 नैनोमीटर में होता है अपॉन 1.42। आंसर जो आएगा वो किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपके पास 875 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट अब लास्ट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं। क्या है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में आपको मेनली आपको ये याद रखना है रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को ये पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ये 2 टाइप के होते हैं, हाफ वेव एक फुल वेव। हाफ वेव में एक डायोड होता है, फुल वेव में 2 डायोड होते हैं, ठीक है। और हाफ वेव में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो इतना है। और फुल वेव में क्या होता है टाइम पीरियड आधा हो जाता है ना, क्योंकि 2 चक्कर मार लेती है। तो फुल वेव में टाइम पीरियड आधा हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। देखो टाइम इनवर्स प्रोपोर्शनल तो फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो टाइम पीरियड आधा हो गया मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। और हाफ वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी सेम ही रहेगी, ठीक है। और रेक्टिफायर में जो फिल्टर सर्किट है उसमें कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, जो आपके पास जिसमें जो रिपल्स होती है ना उसको रिमूव करने के लिए। तो रिपल्स को रिमूव करने के लिए रेक्टिफायर में क्या लगाते हैं कैपेसिटर लगाते हैं। तो बस हो गया आपका काम, हो गया आपका काम। अब हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसमें इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज, तो आउटपुट पूछ रहा है। हाफ वेव में क्या था टाइम पीरियड सेम रहता तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, तो 60 आपके पास आंसर आ जाएगा। नीट 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है, बोला कि इसमें क्या लगाना चाहिए। मैंने अभी बताया रिपल्स को रिमूव करने के लिए क्या लगाना चाहिए, कैपेसिटर लगाना चाहिए। तो ये भी पीवाईक्यू है, कितना इजी है। अब एक क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। इनपुट अगर 50 है, इनपुट 50 है तो आउटपुट भी 50 रहेगी। अब ये बोल रहा है कि सेम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर में अगर फ्रीक्वेंसी इनपुट 50 है तो आउटपुट 100 रहेगी, अगर आउटपुट 50 है तो इनपुट मतलब 25 रही होगी, क्योंकि इनपुट की डबल होती है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वहां पे जो टाइम पीरियड होता है वो आधा हो जाता है, जिसकी वजह से फुल वेव में फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा आपको ये जो सेमीकंडक्टर कम से कम टाइम में मैक्सिमम पीवाईक्यूज के साथ कराया है, इतना भी कर लिया तो मोर देन इनफ है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन के नीचे प्लीज कमेंट छोड़ देना, अगर यहाँ तक हो तो कुछ भी कमेंट कर जाना आपकी मर्जी से, लेकिन कमेंट छोड़ के जाना, मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिलता है उनको पढ़ के। बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि बहुत छोटा चैनल है, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चों तक कंटेंट पहुंचे। और फिर मिलेंगे किसी एक नए चैप्टर में साथ, आपको जो भी चाहिए कमेंट करके बता दो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।